हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3335 विच इज़ टोटल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशंस वन। ठीक है। मीडियम मार्क क्वेश्चन है, बहुत इजी है। हम इसको जल्दी से समझते हैं और फिर कोड करते हैं। पहले समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि ना हमको एक स्ट्रिंग एस गिवन है और एक इंटीजर टी गिवन है। ठीक है। टी हमको बता रहा है कि नंबर ऑफ़ ट्रांसफॉर्मेशंस हम कितने परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग एस में। अब वो हमसे कह रहा है कि अब उसने ना ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब क्या है वो डिफाइन कर दिया है। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन में हम अपने स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को रिप्लेस करेंगे किसी रूल के अगेंस्ट। अब वो रूल क्या है वो हमको इन दो पॉइंट्स में गिवन है। पहला रूल ये कह रहा है कि अगर कोई कैरेक्टर z है ना तो हम उसको स्ट्रिंग ए बी से रिप्लेस करेंगे। सपोज़ मेरा स्ट्रिंग है z, कोई कैरेक्टर मेरे को z मिला तो फिर मैं ना z को ए बी से रिप्लेस कर दूंगा। और सेकेंड रूल कह रहा है कि z के अलावा अगर कोई भी हमको कैरेक्टर मिलता है तो ना हम उस कैरेक्टर को उसके अगले कैरेक्टर से रिप्लेस कर देंगे। सपोज़ जैसे मेरे को ए मिला तो ए के बाद कौन सा लेक्सिकोग्राफिकली कौन सा कैरेक्टर आएगा, ए के बाद बी आता है। तो इसका मतलब यही है कि हमको जो भी कैरेक्टर मिला हमको लेक्सिकोग्राफिकली उसके अगले कैरेक्टर पे जाना है। मतलब ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। पर जेड क्या होगा, जेड क्या वापस ए हो जाएगा? नहीं, जेड क्यों ए होगा? फर्स्ट रूल ही ये कह रहा है कि जो भी जेड होगा वो ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ना हमको टी टाइम्स करनी है। टी भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमको जो स्ट्रिंग बनेगा ना हमारा इन टी ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद उसका खाली लेंथ रिटर्न कर देना है। ठीक है। और आंसर हमारा बहुत लार्ज हो सकता है तो हमको अपने आंसर को ना मॉड्यूलस करना है इससे। इन केसेस में मैं क्या करता हूँ, हर एक ऑपरेशन जहाँ पे भी कोई भी एडिशन ऑपरेशन हो रहा होता है मैं उसमें मॉड्यूलस लगा देता हूँ। मॉड्यूलस बाय दिस कर देंगे। ठीक है। अपना समझते हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरे दिमाग में ना ब्रूट फोर्स ये आ रहा है कि ना क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं ट्रांसफॉर्म करूँ अपने स्ट्रिंग को। तो एक काम करता हूँ ना, ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। जैसे अगर हम एग्जाम्पल वन देखें, ये एग्जाम्पल वन यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो फिर मैं ए को बी बना देता हूँ, बी को सी बना देता हूँ, सी को डी बना दूंगा। वाई क्या बन जाएगा, वाई जेड बन जाएगा। तो मेरा स्ट्रिंग क्या बनेगा, बी सी डी जी जी। अब अगले बारी में मेरा क्या बनेगा, बी क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। सी क्या बनेगा, डी बनेगा। डी ई बन जाएगा। जेड क्या बनेगा, ए। नहीं, जेड ए नहीं बनेगा, जेड ए भी बनेगा। तो अब आप बताओ, अब जो मेरा स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या हुई, एक दो तीन चार पाँच छः सात। क्वेश्चन में हमको गिवन था कि हमको दो बार ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं। तो जब मैंने पहली बार इस वाली स्ट्रिंग पे ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए तो मेरा ये स्ट्रिंग बन गया। और इस वाले स्ट्रिंग पे जब मैंने फिर से लगाया ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरा ये स्ट्रिंग बन गया। और फिर इसका जो लेंथ है मैं रिटर्न कर दूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। इसका लेंथ 7 है, आप देखो यहाँ पे आउटपुट भी 7 है। ठीक है। तो ब्रूट फोर्स तो हमको समझ में आ गया। पर आप एक बात बताओ, क्या आप सही में इतने ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के अपने स्ट्रिंग को बार बार अपडेट करोगे? वो ना मेरे को थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है, इसलिए मैं वैसे नहीं करूँगा। पर ब्रूट फोर्स तो यही है। अब समझते हैं ना कि हम इसको कैसे करेंगे। देखो, पहले मैं क्या करूँगा ना, इस स्ट्रिंग को पूरा ट्रैवर्स करूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी काउंट कर लूँगा हर एक कैरेक्टर की। अब क्वेश्चन में हमको ना यहाँ पे गिवन है कि खाली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हो सकते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की मैपिंग है ना, ज़ीरो मतलब ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो मैपिंग है कैरेक्टर्स की उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ, ये हम हैश मैप यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, जो मेरा कैर होगा वो पॉइंट कर रहा होगा एक इंटीजर वैल्यू को। जो कैर है वो मेरा कैरेक्टर होगा, जो मेरा की है वो कैरेक्टर है, और जो वैल्यू है वो इंटीजर है जो कि फ्रीक्वेंसी बता रहा है मेरे को हर एक कैरेक्टर की। पर मेरे को पता है ना कि अगर इंग्लिश के लोअर केस लेटर्स ही हैं तो मतलब 26 ही लेटर्स हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं मैप क्यों यूज़ करूँ, मैं ना वेक्टर यूज़ करता हूँ। वेक्टर एंड फ्रीक्वेंसी, इसका साइज़ 26 होगा और इनिशियली सबकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। तो मैं फिर क्या करूँगा, इस वाले स्ट्रिंग को ना पूरा ट्रैवर्स करूँगा और हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊँगा। सपोज़ ना मैं आई पॉइंटर यूज़ करता हूँ और मेरे को ए की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करना है। पहले 0 थी, अब मेरे को 1 करनी है। तो वो मैं कैसे करूँगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आई माइनस ए। एस ऑफ आई क्या है, ए है, ए माइनस ए क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद क्या होगा,
वो कुछ ऐसा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 0 प्लस 1 होगी 0 से, तो वो 1 हो जाएगी। ऐसा हमको पूरे स्ट्रिंग में जाके करना है। फिर मैं जब बी पे आऊँगा तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा हमारा बाद में जो फ्रीक्वेंसी वेक्टर हम बना रहे हैं। 0th इंडेक्स पे 1 पर आओगा, 1 वाले इंडेक्स पे फिर 1 पर आओगा, 2 वाले इंडेक्स पे 1, और जो 24th इंडेक्स होगा, मतलब जो y को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इंडेक्स, उस पर 2 पर आओगा, क्योंकि मेरे पास 2 y है ना। तो मेरी स्ट्रिंग अभी लेंथ जो है वो अभी 5 हो रही है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, ये पहले मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा कि टी टाइम्स ना ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करना शुरू करूँगा। तो जैसे मैं अभी 0 पे हूँ, 0 से लेके 26 तक मैं जाऊँगा ना, क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंसी जो एरे वेक्टर है वो 26 साइज़ का है। तो जब मैं 0 इंडेक्स पे खड़ा हूँगा तो मैं क्या करूँगा ना, 0 वाला जो करेक्टर है, 0 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं ए की फ्रीक्वेंसी को -1 कर दूँगा। इसकी फ्रीक्वेंसी अब 0 हो गई। ठीक है। अब ए तो बी बनेगा, तो बी कौन से इंडेक्स पे स्टोर है उसकी फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो जो बी की फ्रीक्वेंसी है वो +1 होनी चाहिए। हाँ, तो फिर ये +1 होके 2 हो जाएगी। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या किया। मैं 0 से लेके 25 तक हर एक इंडेक्स पे गया, और मेरे को पता है कि जो मेरा हर एक कैरेक्टर है वो उसके अगला कैरेक्टर बनने वाला है एक्सेप्ट जेड। तो सपोज़ मेरा जो ना ए है वो 2 बार आ रहा होता, तो मेरे दोनों ए ना अब बी हो जाते। तो मैं क्या करता, बी की फ्रीक्वेंसी में ना +2 करता। अगर यहाँ इनिशियली 1 था, +2 करने के बाद क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो मैं यहाँ पे 3 करता। तो फिर से ना अपने एक्चुअल एग्जांपल पे आते हैं। अभी मेरे को पता है कि जो मेरे 0 की फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। ठीक है। और जितने भी ए है ना वो सारे बी बनेंगे। तो मैं बी जिस भी इंडेक्स पे स्टोर कर रहा हूँ ना, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को इतने से इंक्रीज़ कर दूंगा। यहाँ पे 1 है इसलिए मैं +1 कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 2 होता, मतलब ए 2 बार आ रहा होता, तो मैं बी की फ्रीक्वेंसी को +2 करता। तो यहाँ पे क्या होगा ना, 2 हो जाएगा। ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि जब मैंने सारे ए को बी में कन्वर्ट कर दिया तो ए तो कोई भी नहीं बचेगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। अब फिर मतलब मैंने सारे ए को बी बना दिया। अब मेरे को सारे बी को ना सी बनाना है। तो ठीक है, बी मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर था, पर एक सेकेंड, यहाँ पे बी 2 कैसे हो गया। बी तो 1 ही है ना, इस वाले स्ट्रिंग में अगर मैं देखूँ तो बी तो मेरा 1 है। यहाँ पे बी 2 कैसे हो गया। 2 ऐसे हुआ कि मैंने पहले सारे ए को ना बी बना दिया, तो मेरे बी का जो काउंट था ना वो बढ़ गया, 1 से 2 हो गया। पर एक सेकेंड, ये तो फिर गलत हो जाएगा। अब क्या मैं दोनों बी को सी बनाऊँ, पर बी तो एक ही है ना, दो बी को मैं सी कैसे बना सकता हूँ। तो इसका मतलब ना हमने ये जो इसी वेक्टर में चेंजेस करे हैं ये गलत करे हैं, हमें ये नहीं करना था। फिर से समझते हैं। 1 और 1, हमारे जो फ्रीक्वेंसी वेक्टर था उसकी इनिशियल स्टेट ये थी। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं ए को बी बना दिया और फिर मैं वापस से इसी वेक्टर में के सारे बी को सी बनाऊंगा, तो ये तो प्रॉब्लम आ जा रही है ना। मतलब दो बी प्रेजेंट ही नहीं थे, और मेरा फ्रीक्वेंसी वेक्टर मेरे को बोल रहा है कि दो बी को सी बना दूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है ना कि मेरे को एक टेम्प फ्रीक्वेंसी नाम का वेक्टर बनाना पड़ेगा, जिसका हर एक एलिमेंट पे 0 पर होगा। वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है। अब मैं जो चेंजेस परफॉर्म करूँगा ना वो मैं इसमें करूँगा, और लूप में जाते जाते लास्ट में फ्रीक्वेंसी वेक्टर को इसमें कॉपी कर, मतलब जो ये जो टेम्प फ्रीक्वेंसी वेक्टर है इसको फ्रीक्वेंसी वेक्टर में कॉपी कर दूँगा। अब समझते हैं हम कैसे करेंगे इसको। फिर से हम लोग 0 से लेके 25 तक ट्रैवर्स करते हैं फ्रीक्वेंसी वेक्टर को। मैं अभी इंडेक्स नंबर 0 पे हूँ, मतलब ना मैं सारे ए को बी बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो फिर मेरे को कैरेक्टर पता चल गया कि मैं ए पे हूँ, और मेरे को फ्रीक्वेंसी पता चल गई कि 1 है उसकी। तो मैं क्या करूँगा, बी पे जाके ना उसकी फ्रीक्वेंसी में +1 कर दूँगा, क्योंकि 1 ए प्रेजेंट है। एक ए को मैंने बी बना दिया, और ये मैं कहाँ जाके करूँगा, ये मैं टेम्प फ्रीक्वेंसी वेक्टर में जाके करूँगा। ठीक है। अब मैंने देखा कि चलो अब मैं बी पे आ गया ए से, मतलब आई मेरा इंक्रीमेंट हुआ होगा। बी सारे बी को मेरे को सी बनाना है। तो कितने बी प्रेजेंट हैं, एक बी प्रेजेंट है। तो जो मेरा ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रिंग होगा उसमें एक ही सी प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो फिर सी मेरा 1 हो गया, फिर से आई इंक्रीमेंट होगा। अब मैं क्या करूँगा ना, सी की फ्रीक्वेंसी देख रहा हूँ मैं, मतलब मैं सारे सी को अब डी बनाना चाहूँगा। ठीक है। तो फिर सी एक प्रेजेंट है तो डी कितने बनेंगे, एक ही बनेगा ना। तो टेम्प फ्रीक्वेंसी में मैं जाऊँगा, और फोर्थ इंडेक्स पे जाके, सॉरी ये 0 से स्टार्ट होगा, 2 एंड 3। ठीक है।
मेरे को एक सी को डी बनाना है, यहाँ पे एक सी प्रेजेंट है, सी को डी बनाना है, तो डी कितने बनेंगे, एक ही बनेगा, तो ये भी एक बना दिया। अब मैं आया 24th इंडेक्स पे, 24 पे मतलब वाई पर हुआ है ना, वाई की फ्रीक्वेंसी स्टोर है, तो फिर मेरे दो वाई हैं, तो मेरे को कितने जेड बनाने पड़ेंगे, दो जेड बनाने पड़ेंगे। और जेड की फ्रीक्वेंसी कौन से इंडेक्स पे स्टोर होगी, 25th इंडेक्स पे स्टोर होगी। तो दो जेड बने, तो फिर मेरे जेड की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। और ना इस तरीके से मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। पर मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करने कितने थे, दो ट्रांसफॉर्मेशन करने थे, ठीक है। तो फिर अब मैं जाते जाते ना इस लूप में टेम्प फ्रीक्वेंसी वेक्टर को कॉपी कर दूंगा फ्रीक्वेंसी वेक्टर में। तो अब जो मेरा टेम्प फ्रीक्वेंसी वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, ये ऐसे बन जाएगा, ये मेरा फ्रीक्वेंसी वेक्टर हो गया। और टेम्प फ्रीक्वेंसी वेक्टर अभी हमको फिर से बनाना पड़ेगा। ये देखो टेम्प फ्रीक्वेंसी बना दिया। अब मेरे पास ट्रांसफॉर्म्ड में ए कितने पड़े हैं, एक भी ए नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो फिर तो मतलब मैं ए को, जब ए ही नहीं है तो मैं बी कैसे बनाऊंगा, तो मेरे को ना बी को सी बनाना पड़ेगा। मेरे पास एक बी है तो मैंने बी को सी बनाया, बी एक है तो सी भी एक बनेगा, तो फिर सी मेरे पास हो गया एक, ठीक है। अब मैं देखा ए बी सी, अब मेरे पास सी कितने हैं, एक सी है, एक सी से एक डी बनेगा, तो फिर डी पे जाके ना मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास डी भी एक है, तो एक डी एक ई बनाएगा, तो फिर टेम्प फ्रीक्वेंसी में मैं 4th इंडेक्स पे जाऊंगा और उसको इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 से, ठीक है। अब मैं 25th इंडेक्स पे खड़ा हूँ और ना उसमें दो फ्रीक्वेंसी आ रही है, और 25th इंडेक्स पे मैं जेड की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर रहा था, तो फिर जेड क्या बनेगा, ए बी बनेगा ना। और ए और बी मैं कौन से इंडेक्स पे जाके स्टोर कर रहा हूँ, 0 और 1 वाले इंडेक्स पे। तो अगर दो जेड प्रेजेंट हैं तो दो ए बनेंगे और दो बी बनेंगे, तो ठीक है। तो फिर 0 पे जाके क्या बन जाएगा, 2, और 1 पे जाके क्या बन जाएगा, 2। मतलब दो जेड, दो ए और दो बी बन गए, ठीक है। और मैंने दो ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म कर लिए हैं। और जाते जाते क्या होगा, ये जो टेम्प फ्रीक्वेंसी होगा यही फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। और बाद में ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें मैं जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करता जाऊंगा और मेरे को लेंथ पता चल जाएगा। अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करूँ, 0 पे 2 पर है, 1 पे 2 पर है, 2 पे 1 है, 3 पे 1 है, 4 पे 1 है, इनको जब ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, मेरे को 7 मिलेगा, और 7 ही मेरा आंसर है। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो। एक बार अब आप कोड देख लोगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले आपको क्या था कि मैं एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर बनाऊंगा, ठीक है। ये एंट मॉड ना बाद में समझते हैं, वैसे यहाँ दिया हुआ है सिंस द आंसर मे बी वेरी लार्ज रिटर्न इट्स मॉडुलो 1e9 + 7, इसीलिए मैंने ये किया। अभी देखते हैं इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा। एक ना लॉन्ग लेंथ वेक्टर मैंने वेरिएबल एक बनाया मैंने, लास्ट में देखना अपना, मैं इसी को रिटर्न करूँगा। जब मैंने एक भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया तो मेरी इनिशियली लेंथ क्या है, एस डॉट लेंथ के ही बराबर है ना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पूरे ना अपने स्ट्रिंग एस को ट्रेवर्स करा और हर एक कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेरे इस फ्रीक्वेंसी वेक्टर में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो मैपिंग है ना ये मैंने क्रिएट कर लिया। वैल्यूज़ ऑफ कोर्स अलग होंगी, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये वैल्यूज़ आई थी, ठीक है। मतलब मैंने अब फ्रीक्वेंसी वेक्टर को भी क्रिएट कर लिया है। अब मैंने क्या कहा था, मेरे ट्रांसफॉर्मेशंस करना मैं परफॉर्म करूँगा, वो भी लूप के थ्रू होगा। और क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कि दो ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं मेरे को, तो मैं एक लूप चलाऊँगा वाइल t-। अब ये जो लूप है ना, ये जो वाइल लूप है, इसके अंदर ये जो कोड है ये सारा ट्रांसफॉर्मेशंस का है। अब मैं ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करूँगा। एक टेम्प फ्रीक्वेंसी वेक्टर बनाया सबसे पहले मैंने, जो मैंने यहाँ पे आपसे बनवाया था नीचे, जो कि लास्ट में टेम्प फ्रीक्वेंसी में पूरा फ्रीक्वेंसी मैं कॉपी करने वाला था, ये वो वाला वेक्टर है, ठीक है। और ना एक टेम्प लेंथ बनाया है। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो ये फ्रीक्वेंसी है, ये टेम्प फ्रीक्वेंसी है। आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ना, बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो लेंथ है मेरे स्ट्रिंग की वो ना चेंज हो रही है। तो जो टेम्प लेंथ मैंने यहाँ पे बनाया है, ये क्या करेगा, जो ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रिंग है ना उसकी लेंथ का ट्रैक रखेगा। और ये भी आप देखना लास्ट में जाके ना मैं इसी लेंथ में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि यही तो मेरा ट्रांसफॉर्म लेंथ का आंसर लेंथ बता रहा है मेरे को, और मेरे को वही जो ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रिंग है उसी का लेंथ रिटर्न करना था, ठीक है। अब मैं क्या किया, एक वेक्टर बना लिया टेम्प फ्रीक्वेंसी और एक टेम्प लेंथ बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, अपना जो फ्रीक्वेंसी वेक्टर है ना उसको पूरा ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है।
अब मैं पहले कैरेक्टर निकालूंगा। जैसे अगर मैं ज़ीरोथ इंडेक्स पे हूँ तो मेरे को कैरेक्टर भी तो पता होना चाहिए कि मेरे ज़ीरोथ इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। तो मेरा वो मैं कैसे निकालूंगा, आई प्लस कैरेक्टर ए को ऐड कर दूंगा तो फिर मेरे को वो कैरेक्टर मिल जाएगा। और ये सी फ्रीक्वेंसी क्या है, उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा, फ्रीक्वेंसी आई पे वो फ्रीक्वेंसी पड़ी होगी। अब इधर ना मैंने दो केसेस बनाए हैं। इफ़ केस मेरे को ये बता रहा है कि जो मेरा आई इक्वल टू 25, इसका क्या मतलब है कि मतलब आई इक्वल टू 25 मेरा कौन सा कैरेक्टर पर है, मेरे ख्याल से तो जेड पर है। तो मैंने जो दो केस बनाया ना वो यही है कि अगर z है तो आप ये ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करो, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करो, और अगर z के अलावा कोई भी और कैरेक्टर है तो आप ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस को परफॉर्म करो, ठीक है। जब मेरा z कैरेक्टर था तो मैं क्या कर रहा था, अपने a की फ्रीक्वेंसी को और b की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रहा था। अब मेरा a कौन से इंडेक्स पे पड़ा होगा, जीरोथ इंडेक्स पे पड़ा होगा। तो ना मैं a पे गया और ये जो c फ्रीक्वेंसी है ना, c फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब मैंने क्या बोला, c में क्या स्टोर हो रहा है, प्रेजेंट कैरेक्टर स्टोर हो रहा है। और ये c फ्रीक्वेंसी क्या है, जो भी मेरा कैरेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अगर सपोज़ मैं अभी, मेरा c की वैल्यू z है, तो c फ्रीक्वेंसी में क्या स्टोर होगा, मेरे z की फ्रीक्वेंसी। तो फिर जितने मेरे z हैं उतने ही a बनेंगे ना। सपोज़ मेरे दो z थे तो ए बी, एक z ए बी बना और अगला z फिर से ए बी बना, तो दो a और दो b बने। तो ना मैं जाऊंगा मेरे टेम्प फ्रीक्वेंसी वेक्टर में और a की फ्रीक्वेंसी में ना c फ्रीक्वेंसी ऐड कर दूंगा। c फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेरे z कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये बहुत लार्ज वैल्यू हो सकती है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड करने के बाद इसका मॉडुलस ले लूँगा, मॉडुलस मॉड। और मॉड की वैल्यू देखो आप, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। मैंने ए की वैल्यू, ए की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दिया, पर जब एक जेड दो ए बनाएगा ना, एक दो जेड दो ए बनाएंगे और दो बी भी तो बनाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, बी की फ्रीक्वेंसी में भी ना ये सी फ्रीक्वेंसी ऐड कर दूंगा जो कि जेड की फ्रीक्वेंसी है। जितने जेड होंगे उतने ही ए होंगे और उतने ही बी होंगे, ठीक है। अब टेम्प लेंथ क्या होगा, मान लो पहले जो मेरी लेंथ थी ना वो ज़ीरो थी, ठीक है। अब जब z को मैंने ए बी बनाया तो मतलब एक z ने दो बी बनाया और दो ए बनाया। तो फिर और सी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या बता रही है मेरे को, z की फ्रीक्वेंसी, तो दो बार ऐड होगी ना। मतलब दो बी से, दो z से मैंने दो ए और दो बी बनाया, तो मतलब वो डबल हो गया। तो फिर ये सी फ्रीक्वेंसी आप समझ लो कि जो मैंने ए बनाया ना उसका काउंट है, और ये वाला जो सी फ्रीक्वेंसी है, ये जो मैंने दो बी बनाया या तीन बी बनाया, जितने भी जेड हैं वो ऐड कर दिया इसमें, तो ये मेरा टेम्प लेंथ हो गया। एक ये केस हमने समझ लिया कि जब मैं जेड को ए बी बना रहा हूँ, अब बाकी भी तो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स में ना हमको ज़्यादा काम नहीं करना है। अगर ए है तो वो बी बन जाएगा। तो फिर सपोज़ मेरा ए था, ए मेरा कौन सा है, ज़ीरोथ इंडेक्स पे पड़ा होगा, तो मैं क्या करूँगा, अगले इंडेक्स पे जाके जो उसकी फ्रीक्वेंसी है ना उसको सी फ्रीक्वेंसी कर दूंगा। अगर एक ए है तो एक बी बनेगा, अगर दो ए है तो दो बी बनेगा। तो सेम चीज़, सी फ्रीक्वेंसी को मैंने ऐड कर दिया टेम्प फ्रीक्वेंसी अगले इंडेक्स में, और उसका मॉड ले लिया पूरे का। और ये टेम्प लेंथ अगर एक ए है, ठीक है, वो एक ही ए बनाएगा, एक ही बी बनाएगा ना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने दो बार सी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया था, पर यहाँ पे मैंने खाली एक बार ऐड किया है और बाद में पूरे का मॉड ले लिया है। और ये वाला लूप जब मेरा ख़त्म हुआ, ये वाला लूप, उसके बाद आप देखोगे मैंने यहाँ पे जो टेम्प फ्रीक्वेंसी था उसको फ्रीक्वेंसी में कॉपी कर दिया और टेम्प लेंथ को लेंथ में कॉपी कर दिया, ठीक है। और ये पूरा आई होप आपको ना यहाँ से समझ में आया हो ये क्यों किया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टी माइनस माइनस हो जाएगा और ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक टी ज़ीरो नहीं हो जाता, और बाद में जाके मैं मेरे लेंथ की वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा। एक बार सबमिट करके देखते हैं। इन दो टेस्ट केसेस के लिए तो हमारा कोड सही चल रहा है। अब एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो जा रहा है। एक बार ना टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। मैंने एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर बनाया है जो कि 26 साइज़ का है, जिसका साइज़ फिक्स है। वो ना स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना टी पे डिपेंड कर रहा है, फिक्स साइज़ है, उसका कांस्टेंट साइज़ है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ ओ ऑफ 1 हो गई, ठीक है। एक मैंने लूप यूज़ करा जो कि कितने टाइम्स चल रहा है, एस डॉट लेंथ टाइम्स चल रहा है, ज़ीरो से लेके एस डॉट लेंथ तक। तो अगर मैं लेंथ को एन अज्यूम कर लूँ तो फिर ये वाला जो
लूप है ना, इसका ओ ऑफ एन हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब ये जो मेरा वाइल लूप है ये कितनी बार चलेगा, टी टाइम्स चलेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो ये वाला लूप है ये कितने टाइम्स चलेगा, ये 26 टाइम्स चलेगा। तो ये जो पूरा लूप है, ये जो वाइल लूप और ये जो उसके इनर लूप है अंदर, उसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ टी इंटू 26। इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब मेरी 26 कांस्टेंट वैल्यू है तो मैं उसको ओ ऑफ टी भी लिख सकता हूँ। तो मेरे कोड की जो पूरी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो मेरे ख्याल से ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ टी होनी चाहिए, या ओ ऑफ एन प्लस टी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे ख्याल से ओ ऑफ वन है, क्योंकि ना मैंने एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर तो बनाया है पर वो कांस्टेंट साइज़ का है, 26 साइज़ का, ठीक है। एक बार चेक करके देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो n प्लस टी, यहाँ पे n क्या है आपको पता है, n जो है ना वो स्ट्रिंग का लेंथ है, और t क्या है, t नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस है, वो हमको यहाँ से मिला। ये जो लूप है ये कितने टाइम्स चलेगा, t टाइम्स चलेगा, और जो अंदर वाला लूप है वो 26 टाइम्स चलेगा। तो ये जो पूरा लूप है ये n इंटू टी इंटू 26 टाइम्स चलेगा, जिसको मैंने क्या बोल दिया, आप उसको ओ ऑफ टी ही बोल लो। ऊपर वाला ओ ऑफ एन चला, नीचे वाला ओ ऑफ टी चला, तो पूरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन प्लस टी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने ओ ऑफ वन बताया था आपको, ये भी देख लेते हैं, ये ओ ऑफ वन आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ना कोड समझ में आया होगा, इंट्यूशन समझ में आया होगा। ये ना थोड़ा सा मैं कहूँगा कॉम्प्लेक्स था, कि मैंने फ्रीक्वेंसी बनाया, फिर टेम्प फ्रीक्वेंसी बनाया, लेंथ बनाया, फिर टेम्प लेंथ बनाया, फिर मैंने इन सारे टेम्पोरेरी वेक्टर और टेम्पोरेरी लेंथ की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी और लेंथ वाले जो वेक्टर और वेरिएबल था उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया। वो क्यों किया, तो मैं कहूँगा ना आप एक बार पेन पेपर लेके बैठो और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मैंने क्यों बनाया अलग से, टेम्प फ्रीक्वेंसी की क्या ज़रूरत पड़ी, टेम्प लेंथ की क्या ज़रूरत पड़ी, फिर मैंने इनको कॉपी क्यों किया। ये सब ना एक बार आपको ड्राई रन करना होगा तो समझ में आया होगा। अब आप एक बार 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 देखोगे ना इस वीडियो को तो आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। मैंने कोशिश किया कि हर एक चीज़ कवर हो। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नया चैनल है, मैं कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना कंसिस्टेंट हो सकूँ हूँ। So that's it for today. I hope you enjoyed the video. Like the video, subscribe the channel, and if you have any doubt, please आप comment करो. I will reach out to you as soon as possible. That's it for today. Have a good day, guys. Thank you so much.